जय श्री राम। आज का विषय है पुष्यमित्र शुंग। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। इनका सेनापति भारद्वाज गोत्रीय पुष्यमित्र शुंग था। सम्राट अशोक के समय से ही मगध साम्राज्य ने अहिंसा की नीति अपनाई थी। यवन आक्रमणकारी डिमोत्रियस ने पंजाब व सिंधु घाटी की तरफ से भारत पर आक्रमण कर दिया। मगध सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राज्य से दुश्मन को दूर ही रोकने की अपनी जिम्मेदारी और दूरदर्शिता से राजा बृहद्रथ से आक्रमण करने की अनुमति मांगी। अहिंसा नीति के कारण विलासी और असावधान राजा ने अनुमति नहीं दी। तभी भारत भक्ति को ध्यान में रख राष्ट्रीय कर्तव्य युक्त सेनापति ने राजा का वध करना ही उचित समझा। ज्ञात हो कि पहले मौर्य सम्राट सेना की बागडोर अपने हाथों में रखते थे, किंतु बाद में सम्राटों ने यह नियम तोड़ दिया और सेनापति के हाथ में सेना की पूर्ण शक्ति चली गई। बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने संपूर्ण सेना एकत्रित की और सम्राट को उसके निरीक्षण के लिए ले गया। वहीं परेड के समय राजा बृहद्रथ का वध कर दिया। पुष्यमित्र मगध का सम्राट बन गया। सेना की कमान स्वयं संभाली। सीरिया के शासक एंटियोकस, जिसने काबुल की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था, उसके दामाद बैक्ट्रिया के शासक यवन डिमोत्रियस को, जिसने अपना साम्राज्य मालवा तक बढ़ा लिया था, उसे सेना द्वारा अद्भुत पराक्रम से परास्त कर भारत की सीमा से बाहर सिंधु नदी के उस पार तक खदेड़ दिया। पुष्यमित्र ने अपने बेटे अग्निमित्र को विदिशा यानी मध्य प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया। अग्निमित्र के साले वीरसेन को नर्मदा के किनारे पर एक सीमांत दुर्ग का किलेदार नियुक्त किया। शुंग के समय पर विदर्भ के मौर्य सम्राट के सचिव का बहनोई यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को अपनी ओर मिला लिया। वीरसेन के नेतृत्व में शुंग ने एक सेना विदर्भ पर आक्रमण करने भेज दी, जिसमें यज्ञसेन की पराजय हुई। राज्य के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा पराजित यज्ञसेन को, दूसरा मित्र माधवसेन को। दोनों ने पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार कर ली। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में लिखा है कि पुष्यमित्र की विजयी सेना उसके नाती वसुमित्र के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर विजय करने निकली। यवनों ने, जो सिंधु तट के उस पार थे, वसुमित्र को रोका। तब युद्ध में उन्हें परास्त कर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। अयोध्या से प्राप्त उत्कीर्ण लेख से पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। याद रहे कि जन्मेजय के बाद पुष्यमित्र पहला विजेता था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। पतंजलि व कालिदास ने दोनों यज्ञों का वर्णन किया है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण था। उसने वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया, किंतु बौद्धों पर अत्याचार नहीं किए। उसके ही शासनकाल में बारहूत के बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ। शुंग युग में भी सभी धर्मों को स्वतंत्रता थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण वैदिक धर्म को ही नहीं, अपितु वैदिक समाज व्यवस्था को भी चोट पहुंची थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था ही नहीं, आश्रम व्यवस्था का भी खंडन किया था। 15 वर्ष से ऊपर की आयु के स्त्री पुरुष संघ में शामिल हो सकते थे, जिस उम्र से सैनिक कार्यों में लगना चाहिए वह मठों में कैद हो गई थी। पुष्यमित्र ने इस क्षीण व्यवस्था को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी शुंग युग का महत्वपूर्ण योगदान था। संस्कृत साहित्य का वास्तविक विकास इसी काल से आरंभ हुआ। बौद्धों ने भी प्राकृत और पाली की जगह संस्कृत को अपना लिया।
इस युग का कलावशेष बोध गया यानी बिहार, बारहुत तथा सांची मध्य प्रदेश व भुवनेश्वर उड़ीसा में उपलब्ध है। इस कला में देश के बहुसंख्यक जनसमुदाय की परंपराओं और आदर्शों का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। सभी क्षेत्रों में एक नवीन दिशा की प्रगति प्रारंभ हुई। पुष्यमित्र ने ईसा पूर्व 187 से 151 तक 36 वर्ष शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद अग्निमित्र मगध का शासक बना, जो कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र के नायक हैं। इस प्रकार शुंग वंश के 10 राजाओं ने ईसा पूर्व 187 से 75 ईसा वर्ष पूर्व तक 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग युग को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत माता की जय।